इससे तुम लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा कि यहाँ दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। मरियम बर्नस्टीन ने कहा। मैंने जहरीले लहजे में जवाब दिया, जिस तरह फलस्तीनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं तुम भी तो लड़ो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बका की जंग क्या होती है और क्यों लड़ी जाती है। मरियम बर्नस्टीन ने कहा, तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम लोग अमन कॉन्फ्रेंस को सबोताज करना चाहते हो और तुम इसमें कामयाब भी हो गए हो। अब तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, यहूदी गासिब हैं। इसराइल की सूरत में उन्होंने फलस्तीनियों के हक पर डाका डाला है, उनकी सरजमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उन्हें ये जेब नहीं देता कि किसी मौके पर फरियाद करें। फरियाद करने का हक तो सिर्फ मजलूम को होता है। जालिम गिड़गिड़ाता हुआ अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों पर जो भी उफ्ताद पड़ी है ये तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। इसका मर्दाना वार मुकाबला करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है। या फिर जाकर अपने जैकब हैसनर से कहो कि वो हथियार डाल दें। हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। जंग करना न पहले हमारा मकसद था और न अब है। दुनिया जानती है कि माजी में अरबों की तारीख खा कुछ ही क्यों न रही हो, मगर आज के दौर में वो एक अमन पसंद कौम है। और वो जिनका माजी बहुत अच्छा था, जिनकी तारीख खूनी नहीं थी, अब वही लोग तरक्की याफ्ता हैं। और उनकी तरक्की क्या है? वो जदीद तरीन असलहे के मूजिद हैं। उन्होंने एटमी असलहा मुतारिफ करवाया। न सिर्फ मुतारिफ कराया बल्कि उसे पहली बार इस्तेमाल करने का सेहरा भी उन्हीं के सर है। हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों बेगुनाह और मासूम शहरियों को एटम बम मार कर चश्मे ज़दन में हलाक कर देने वाले अमन के सबसे बड़े अलमबरदार हैं, बल्कि ठेकेदार हैं। मुसलमानों की तारीख को खूनी करार देने वाले यही लोग हैं और इसराइल की पुश्त पनाही करने वाले भी यही हैं। मरियम बर्नस्टीन बुरा माने बगैर बोली, मैं आलमी सियासत पर बहस नहीं कर रही हूँ। आलमी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा, अगर तुम तफ्तीश करने निकलो तो एक भी जिम्मेदार नहीं मिल सकेगा। इस किस्म की जिम्मेदारियां कौन कबूल करता है? लेकिन दर हकीकत हर शख्स जिम्मेदार होता है। ये तो कौमों का मामला है। एक फर्द तन्हा किसी पूरी कौम की तारीख मस्ख नहीं कर सकता। ये काम तो कौमें क्या करती हैं। मुसलमानों की तारीख को मस्ख करने और उसे खूनी करार देने में तमाम गैर मुस्लिम अक़वाम बराबर से शरीक हैं। इस मुहिम में उन लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिन्होंने इल्म व सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और मौजूदा तरक्की की चिंगारियां मुसलमानों से ही हासिल की थीं। उन बुझती हुई चिंगारियों से अपने अलाव रोशन करके आज वो मुसलमानों के ही दरपे हो गए हैं। अरबों को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम करने के जिम्मेदार भी यही हैं और पूरी दुनिया में मुसलमान मुमलिकतों की कमजोरी और इनके आपस के इख्तिलाफात भी इन्हीं की साजिशों का शाखसाना है। मौजूदा सदी में लड़ी जाने वाली दोनों आलमी जंगों में एक भी मुसलमान मुमलिकत शामिल नहीं थी। इसके बावजूद भी तारीख अगर खूनी है तो सिर्फ मुसलमानों की। मरियम ने तंजिया लहजे में कहा, गालिबन ईरान और इराक में से एक भी मुल्क गैर मुस्लिम नहीं है। मैंने कहा, ये तुम लोगों की साजिशों की एक और बदतरीन मिसाल है। इस वक्त ईरान और इराक के दरमियान जो जंग हो रही है उसके जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। तुमने ही उन ममालिक को असलहा फरोख्त किया। माली मनफियत भी तुम्हारी और सियासी मनफियत भी तुम्हारी। वो बोली, तुम ज्यादा से ज्यादा अमरीका को मुरद इल्जाम ठहरा सकते हो। इसराइल तो किसी को असलहा फरोख्त नहीं करता। मैंने कहा, दुनिया जानती है कि अमेरिका पर बज़ाहिर तो ईसाइयों की हुकूमत है, लेकिन दर हकीकत अमेरिका की पॉलिसियां यहूदी बनाते हैं। अमेरिका की मईशत पूरे तौर पर यहूदियों के कब्जे में है और इसराइल क्या है? बजाय खुद तो ये कुछ भी नहीं है। अगर उसे अमेरिका की पुश्त पनाही हासिल न होती तो ये रियासत कभी मारज़ वजूद में न आती। अगर किसी तरह आ भी जाती तो कायम न रह सकती। वो बोली, ये ड्राइंग रूम में बैठकर करने वाली बातें हैं और इस वक्त हम दरियाए फरात के किनारे एक निहायत खराब सूरत हाल से दो चार हैं। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, दरिया कोई सा भी हो पैगाम हयात ही देता है। ये और बात है कि दजला और फरात तुम्हें कोई और ही कहानी सुनाते हो। मरियम ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? उसके लहजे से सनसनी टपक रही थी। दजला और फरात के हवाले ने उसके आसाब को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, यहूदियों के लिए दरियाए फरात जिल्लत की अलामत है। हजारों साल कबल जब पहली बार तुम्हारे करतूतों के बायस बैतुल मक़दिस तुमसे छीना गया तो तुम लोग कैदी बनकर यहाँ लाए गए थे। मरियम ने हिज़यानी अंदाज में मुझे झंझोड़ा। बोली, तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? मैंने उसके हाथों पर थपकी देकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी मजहबी किताब में इसका तस्करा मिलता है। आराम से बैठ जाओ मरियम, हिजान में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। मरियम मेरे बराबर में यूं बैठ गई जैसे उसके पैरों में जान ही न रह गई हो। मरियम ने खाली खाली से लहजे में कहा, तुमने हमारी मजहबी किताबें भी पढ़ी हैं, हालांकि तुम मुसलमान हो। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मजहबी किताबें पढ़ी हैं तो क्या मैंने कोई जुर्म किया है? वो बोली, नहीं, लेकिन तुमने फरात का जो हवाला दिया उस पर मुझे हैरत हुई है। हम तो समझ रहे थे कि ये महज इत्तेफाक है कि। मैंने कहा, ये इत्तेफाक नहीं मरियम, हमने बहुत तवील मनसूबाबंदी की थी। जुज़ियात पर हमारी बहुत गहरी नजर थी।
اس مقام کا انتخاب خاص طور پر اسی لیے کیا گیا تھا کہ تمہیں اپنا ماضی نظر آ جائے۔ مریم نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ ساری منصوبہ بندی تم نے کی تھی؟ میں نے کہا، ساری تو نہیں، البتہ بیشتر منصوبہ بندی میری ہی ہے۔ ویسے یہ منصوبہ بنانے اور اس پر عمل کرنے میں بہت سے لوگ شریک رہے ہیں۔ وہ بولی، تمہیں معلوم ہے کہ جب میں نے تم لوگوں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو میرے ذہن میں کیا کیا خدشات کل بلائے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، معلوم تو نہیں مگر میں اندازہ ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ بولی، میں نے سوچا تھا میری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تم لوگ ہر طرح سے میری بے عزتی کرو گے، میری بے آبروئی کی جائے گی اور اس کے بعد مجھے زندگی سے محروم کر دیا جائے گا۔ میں نے ایک زوردار قہقہ لگایا، کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری توقعات پوری نہیں ہو سکیں۔ اگر تم کہو تو ہم اب تمہاری توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس بات پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تم لوگوں کی طرف سے بدگمانی کی۔ میں نے کہا، قصور تمہارا نہیں ہے مریم، تم لوگوں کی پروپیگنڈا مشینری بہت شاندار ہے۔ ذرائع ابلاغ نے جو کچھ تمہیں باور کروایا ہے تم وہی تو سمجھو گی۔ وہ بولی، ذرائع ابلاغ سے قطع نظر میرا ذاتی خیال بھی یہی تھا کہ تنظیم آزادی فلسطین دہشت گردوں کا ٹولہ ہے۔ میں نے کہا، اگر تمہارا ذاتی خیال یہ تھا تو تم نے اسے تبدیل کیوں کر دیا؟ وہ بولی، تم سے ملنے کے بعد میں اپنا خیال تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جس تنظیم میں تم جیسے لوگ موجود ہیں وہ محض دہشت گردوں کا ٹولہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی بہت بڑا دہشت گرد ہوں۔ وہ بولی، دہشت گرد جنونی ہوتے ہیں اور جنونی لوگ باتیں کم کرتے ہیں، کام زیادہ۔ میں نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ زیادہ بولنا بھی جنون کی ہی ایک شکل ہے۔ وہ بولی، ہاں مگر ان کی گفتگو سے بھی جنون ٹپکتا ہے اور دہشت گرد تو دہشت گردی کرے گا، اسے نظریاتی اختلافات سے کیا سروکار۔ میں نے کہا، اگر یہی بات تم اپنے ہم وطنوں کے ذہنوں میں اتار سکو تو یہ ایک نیک کام ہوگا۔ وہ بولی، مجھے ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، بہت سے نظریات سے اختلاف ہے، مگر جہاں جمہوری طرز حکومت ہو وہاں ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، میں جو اتنی دیر سے تم سے اتنے سکون سے باتیں کیے جا رہا ہوں اس کی وجہ تمہارے یہی نظریات ہیں، ورنہ ممکن ہے تمہارا وہی حشر ہوتا جس کے خدشات تمہارے ذہن میں تھے۔ مریم نے کہا، تم نے ایک بار پہلے بھی انہی معلومات کا حوالہ دیا تھا، آخر تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے کہا، ہم سیکرٹ ایجنٹوں کے طرز پر کام کرتے ہیں اور تم بہت اچھی طرح جانتی ہوگی کہ سیکرٹ ایجنٹ اپنے مشن پر کسی سے بات نہیں کرتے۔ وہ بولی، بہرحال تمہاری معلومات حیران کن حد تک وسیع ہے، تم نے بڑی باریک بینی سے ایک منصوبہ بنایا، نہایت جانفشانی سے اس پر عمل بھی کیا، لیکن تم نے یہ بات کیسے نظر انداز کر دی کہ آخری مراحل کے لیے تم نے جس ملک کا انتخاب کیا وہ حالت جنگ میں ہے۔ اگر ہمارے جہاز کسی ریڈار پر نظر آ جاتے تو ہمیں فوراً مار گرایا جاتا۔ یہ پہلو نظر انداز کر کے تم نے تمام لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ میں نے کہا، جتنی نیچی پرواز ہم نے کی ہے وہ کسی ریڈار کی زد میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ بولی، اس کے باوجود کسی ایسے ملک میں چوری چھپے داخل ہونا جہاں جنگ ہو رہی ہو خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے کہا، عراق بڑا ملک ہے اور جنگ اس کے دوسرے سرے پر ہو رہی ہے۔ وہ بولی، دنیا میں اور بھی تو بہت سے ممالک ہیں، عراق کو ہی منتخب کرنا کیا ضروری تھا؟ میں نے کہا، اس کا جواب بھی میں پہلے ہی دے چکا ہوں، یہ مقام یہودیوں کے زوال کی علامت ہے۔ مریم افسردگی سے بولی، ہاں ہم اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہیں، تم نے یہ حرکت کر کے ہماری دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا، تم شاید بغداد کے پس منظر سے واقف نہیں ہو، جس طرح دریائے فرات تمہارے زوال کی علامت ہے اسی طرح عراق کا دارالحکومت بغداد مسلمانوں کے عروج کی علامت ہے۔ صدیوں تک یہ شہر مسلمان حکومت کا دارالخلافہ رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر طاقت نہیں تھی۔ اس کے بعد گو کے تاتاری حملہ آوروں نے اسے تہس نہس کر دیا، لیکن تم دیکھ رہی ہو کہ آج پھر بغداد پہلے کی طرح آباد ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ شہر حکمرانی کی علامت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دوبارہ جب کبھی مسلمان ابھریں گے تو اس میں عراق کا بڑا حصہ ہوگا۔ مریم بنسٹین نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، بولی، میں سمجھتی تھی صرف یہودی ہی توہم پرست قوم ہے، آج معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں نے کہا، یہ توہم پرستی کا معاملہ نہیں ہے مریم، اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں میں بھی ضعیف الاعتقاد لوگوں کی کمی نہیں ہے، تاہم یہ ضعیف الاعتقادی کا معاملہ نہیں ہے، اسے تم چھٹی حس کہہ لو یا تجزیہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے عروج ثانی میں عراق کا کردار کلیدی ہوگا۔ وہ بولی، صرف چھٹی حس کہو، اس لیے کہ یہ بات کسی تجزیے کی روشنی میں نہیں کہی جا سکتی۔ ایران سے طویل جنگ کے نتیجے میں عراق کی قوت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور جنگ معلوم نہیں کب تک جاری رہے گی۔ میں نے کہا، شاہ کے دور میں ایران مسلم ممالک کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا تھا، لیکن ایران عراق جنگ نے ثابت کر دیا کہ عراق بھی کم بڑی طاقت نہیں ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عراق اتنا طویل عرصہ جنگ لڑنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عراق کی قوت دنیا کے علم میں نہیں تھی۔ اس بے مقصد جنگ کو ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے۔
मैं ईरान के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन इराक से उम्मीद की जा सकती है कि जंग के खात्मे के बाद वो बहुत कम अरसे में पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और यही मेरे तज्जिये की बुनियाद है। मरियम बर्न्सटीन ने नरमी से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाते हुए कहा, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। जंगों के नतीजे में तबाही तो फैल सकती है, खुशहाली नहीं आ सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम जंग की बात क्यों करते हो, जबकि तुम बज़ाहिर एक नरम खू आदमी नजर आते हो। मैंने कहा, जब किसी बीमारी के इलाज के लिए ऑपरेशन जरूरी हो जाए तो ऑपरेशन से झिझकना नहीं चाहिए। बहुत सी जिंदगियां बचाने के लिए अगर चंद जिंदगियां कुर्बान करना लाजमी हो जाए तो चंद जिंदगियां कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। जंग से मुझे भी उतनी ही नफरत है जितनी तुम्हें, मगर मैं जानता हूं कि बहुत से मसाइल हल करने के लिए जंग नागुज़ीर है, लिहाजा इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जंग जरूर होनी चाहिए। वो बोली, हमें ये खौफ था कि अगर तुम लोगों ने हमारे खिलाफ मार्टर गन्नें इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो हमारी तबाही में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन जहां आकर मुझे मालूम हुआ कि हमारे खदशात बिल्कुल बेजा थे। तुम्हारे पास तो असलहा भी नाकाफी है। मैंने कहा, तुम्हारा ताल्लुक हमारे हरीफ ग्रुप से है जिनसे हम बरसरे पैकार हैं, लिहाजा तुमसे ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती जो किसी तरह भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। मरियम मुस्कुराई, बोली, ये अंदाजा तो मैं कर चुकी हूँ और अभी मैं वापस भी जाऊंगी। मैंने कहा, ये गलत फहमी तुम्हें कैसे हुई कि तुम्हें यहाँ से वापस जाने दिया जाएगा? वो बोली, तुम्हारा रवैया देखकर तो ये यकीन हो जाता है कि तुम मुझे वापस जाने से रोकोगे नहीं। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, दर हकीकत मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसने शोखी से कहा, मैं ये भी देख चुकी हूँ कि इस तरफ तुम्हारा दिफा न होने के बराबर है और सारा जोर दरिया वाली समत है। मैंने कहा, जंगी हिकमत अमली की रूह से तो किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जा सकता जिसके इल्म में इतनी अहम बातें आ चुकी हों। मरियम ने हैरत से कहा, इसके बावजूद तुम मुझे कैदी नहीं बनाओगे, मुझे वापस जाने दोगे? मैंने कहा, तुम्हें कैदी बना लेने से बेशक हमें फायदा होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें कैदी नहीं बनाऊंगा। वो बोली, क्यों? आखिर क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने बड़े सुकून से कहा, इसलिए कि मुझे खतरात से खेलने में लुत्फ आता है और तुम्हारी वापसी से खतरात बढ़ जाने का इम्कान मौजूद है। मरियम ने बेबसी से कहा, या तो तुम बहुत बड़े अहमक हो या फिर इंतहाई जुनूनी। समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस खाने में फिट किया जाए। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुम जिस वक्त भी वापस जाना चाहो जा सकती हो, मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जहमत न करो तो बेहतर है। मेरी निगाह पहाड़ी ढलान पर भटक रही थी जहां अब तक किसी किस्म की नकलो हरकत के आसार नजर नहीं आए थे। दरिया वाली समत में भी सन्नाटा था, जिसका मतलब यही था कि इसराइली अभी तक हरकत में नहीं आए। वो बोली, तुम या तो जहानत से महरूम हो या फिर तुम चाहते हो कि बेगुनाहों का खून यूं ही बहता रहे। मैंने सपाट लहजे में कहा, और तुम्हारे साथी अमन के ख्वाहां हैं, तभी वो हथियार डालने पर आमादा नहीं है। मरियम जोर देकर बोली, उन्हें जंग करने से रोका जा सकता है, लेकिन ये काम मैं खुद नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरी रजाकाराना खिदमात हाजिर हैं। मैंने चौंक कर मरियम की तरफ देखा। मैं उसका मतलब समझ गया था। मैंने कहा, तुम शायद ये कहना चाहती हो कि हम तुम्हें यरगमाली बना लें। वो बोली, ये बात तो इब्तिदा में ही तुम्हें समझ लेनी चाहिए थी, और फिर तुम्हें मेरी रजामंदी की भी जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, जो चाहो सलूक करो। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे अफसोस है मरियम, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। वो बोली, मैं ठीक कह रही थी ना, तुम लोग आग और खून के इस खेल को जारी रखने के ख्वाहां हो। मैंने कहा, तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में एक कासिद किसी है, और तुम्हें यरगमाली बनाने से आदाब सिफारत मजरू हो जाएंगे, जो हजार साल से मुसलमा हैं और हर एक उनकी पाबंदी करता है। वो बोली, मैं कासिद नहीं हूँ, मुझे यहाँ भेजा नहीं गया था। मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से ही यरगमाल बनने को तैयार हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहो मरियम, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारी इस तजवीज पर अमल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मरियम चंद लम्हों तक खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, और अगर मैं वापस ना जाना चाहूँ तो? मैंने हैरत से कहा, तुम क्यों वापस नहीं जाना चाहोगी? तुम्हारा किसी से कोई इख्तिलाफ तो नहीं है? मरियम ने तलखी से कहा, गोली किसी को देख कर नहीं लगती। मैं समझती हूँ कि मेरे तमाम साथी इस जंग की नजर हो जाएंगे। मैंने कहा, अगर तुमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया तो इसे हथियार डालने के मुतरादिफ समझा जाएगा। मरियम खामोश हो गई। वो किसी सोच में डूब गई थी। काफी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं वापस चली जाऊं। मैंने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा वापस चले जाना ही मुनासिब है। वो बोली, हर बात मेरी तवक्को के बरक्स है। बहरहाल मैं नाकाम वापस जा रही हूँ, खुदा हाफिज। उसने कहा और पलटकर तेजी से ढलान से नीचे उतरने लगी। लेकिन अभी वो चंद गज से ज्यादा दूर नहीं गई होगी कि दरिया वाली समत से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। दोनों ग्रुप्स आपस में टकरा गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसराइलियों ने उस तरफ से फरार होने की कोशिश की थी। मरियम रुक गई। कुछ देर वो तजब्जुब के आलम में रुकी रही और बिलाखिर किसी फैसले पर पहुंचकर दोबारा मेरी तरफ मुड़ी। उसने मेरे नजदीक पहुंचकर सवाल किया, अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? मैंने संजीदगी से कहा, सवाल बहुत पेचीदा है,
तुम्हारे लिए वाकई ये मसला पैदा हो गया है। वो बोली, अगर तुम इजाज़त दो तो कोई नतीजा बरामद होने तक मैं यहीं रुक जाऊं। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ताहम गलती सरासर तुम्हारी है। अव्वल तो तुम्हें अपने साथियों से जुदा नहीं होना चाहिए था, फिर अगर तुम यहाँ आ ही गई थी तो तुम्हें चाहिए था कि जल्दी वापस चली जाती। लेकिन खैर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इस झड़प के इख्तिताम तक तुम यहाँ ठहर सकती हो। मरियम बर्नस्टीन खामोशी से एक तरफ बैठ गई और मैंने फायरिंग की आवाज़ों पर कान लगा दिए। ये अंदाज़ा करना नामुमकिन नहीं था कि इस जंग में किस ग्रुप को बरतरी हासिल हो रही है। कुछ देर यूं ही गुजर गई, फिर मुझे अहमद रुश नजर आया जो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। उन्होंने उसी तरफ से निकलने की कोशिश की थी। वो खामोश होकर मरियम को देखने लगा जो खामोश बैठी थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं रुश, इस बार तो हमारे साथियों के पास असलहे की कमी भी नहीं है, वो उनसे बखूबी निमट लेंगे। रुश ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? क्या हम उन पर अकब से हमला कर दें? मैंने कहा, हमारी पोजीशन इतनी मुस्तहकम नहीं है कि हम उन पर अकब से हमलावर हो सकें। अहमद रुश ने एक बार फिर मरियम की तरफ देखा। उसने मरियम की तरफ इशारा करके पूछा, और इसके लिए तुमने क्या फैसला किया है? मैंने कहा, अभी कोई फैसला नहीं किया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस वक्त खुद मुझे नहीं मालूम कि कितना इंतजार करना पड़ेगा, ताहम हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक हमने मशीन गन चलने की आवाजें सुनी। ये आवाजें पहाड़ी के नीचे की जानिब से आई थीं। मेरे साथ अहमद रुश भी चौंक पड़ा। उसने हैरत से कहा, ये किस किस्म की आवाजें हैं? हमारे साथियों के हथियारों की तो नहीं हो सकती। मैंने तशवीश से कहा, हमारे मुखालिफिन के पास भी मशीन गन्ने नहीं हैं, और फिर ये आवाजें हमारे अकब से आ रही हैं। मरियम बर्नस्टीन को हालात की इस करवट का इदराक हो गया था और वो खड़ी हो गई थी। पहाड़ी से नीचे लपकते हुए शोलों की ज़बानें नजर आ रही थीं। इस नई उफ्ताद पर हमारे साथी भी बौखला गए थे। मैंने महसूस किया था कि उन्होंने फायरिंग करना बंद कर दी थी। फिर मशीन गनों से की जाने वाली फायरिंग भी रुक गई, और फिर हमने एक ऐलान सुना जो मेगाफोन से किया जा रहा था। तुम लोग जो कोई भी हो, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि हथियार फेंक कर फौरन खुद को हमारे हवाले कर दो। पूरी पहाड़ियां घेरे में ली जा चुकी हैं। मैं इराक़ी फौज का मेजर अब्दुलसलाम तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी बेहतरी की खातिर फौरन हथियार डाल दो। फरार के सारे रास्ते मसदूद हो चुके हैं और तुम्हें हथियार डालने के लिए सिर्फ आधे घंटे की मोहलत दी जाती है। ये ऐलान पहले अरबी और फिर अंग्रेजी में मुतादिद बार दोहराया गया। मरियम ने सूरत हाल समझ ली थी, बल्कि मेगाफोन पर किया जाने वाला ऐलान शायद इसराइलियों ने भी सुन लिया था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने भी फायरिंग रोक दी थी और अब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था।